अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज जो टॉपिक चुना है गुफ्तगू करने के लिए उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहे थे आपसे। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये है टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस अलामत से शो करते हैं, फाई डाल के साथ में ही लगा देते हैं, मार्कर को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है ये, और फाई ई की अलामत से शो करते हैं। फाई एक वर्ड है और ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई ई से शो किया जाता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे तो इसकी एक लाइन में डेफिनेशन ये है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, जबकि वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पर नॉर्मल हो। नॉर्मल से मुराद के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया परपेंडिकुलर रखा गया है तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन तो ये है। अब यहाँ पर एरिया का लफ्ज़ आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का लफ्ज़ आया है। एरिया किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एरिया? एरिया, यूनिट एरिया किसे कहते हैं स्पेशली? व्हाट इज़ दैट? यूनिट एरिया। एरिया तो पता है ना, जिसमें लेंथ हो, जिसमें ब्रेथ हो। मिसाल पर ये आपके सामने बोर्ड मौजूद है, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, सब जानते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू, बोलिए, ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये एरिया का फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो, यानी जितनी लेंथ और ब्रेथ भी उतनी हो, लंबाई और चौड़ाई सेम हो, तो उसको यूनिट एरिया बोला जाता है। यानी 1 मीटर लंबा हो तो 1 मीटर चौड़ा हो, 1 सेंटीमीटर लंबा हो तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 1 फीट लंबा हो तो 1 फीट चौड़ा हो, या 1 माइल लेंदी हो तो फिर 1 माइल फिर वो चौड़ा भी हो। तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? यूनिट एरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। ये तो यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, एरिया जो है स्केलर है या वेक्टर है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्कस करना है एरिया को, इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो एरिया के कॉन्सेप्ट का समझना भी ज़रूरी है कि एरिया स्केलर है या वेक्टर। तो याद रहे कि एरिया बिला अमूमन यानी तकरीबन 70 to 80% स्टूडेंट आंसर देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि एरिया क्या है, वो कहते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन होती है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एरिया की डायरेक्शन फिर कहाँ होती है। और अगर मैं अपने हाथ को एक लम्हे के लिए एरिया मानूँ कि ये जो मेरा हैंड है दिस इज़ एरिया, तसव्वुर कर लें कि हैंड एरिया है। अब मैं इसके ऊपर कोई इंग्लिश का लेटर लिखूँ आपके सामने, मैंने इंग्लिश का लेटर लिखा, फ़र्ज़ कर लें। मैं हैंड को ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, कि आपको नज़र आएगा क्या लिखा गया है? नहीं। अगर ऐसे कर लें हैंड को, तब भी आप नहीं देख सकते कि इसके ऊपर क्या लिखा गया है। अगर हैंड को यूँ कर लें तब भी नहीं देख सकते यहाँ पे क्या लिखा गया है। लेकिन जैसे ही हैंड को आपके सामने किया जाएगा तो क्या होगा, आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या वर्ड लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाथ है या हाथ की सतह है, हैंड सरफेस है, वो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। इसी तरीके से आप जो है वो किसी और एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। कॉपी की मिसाल ले लें, कॉपी का पेज ले लीजिए, उस पर कुछ लिखिए, जब तक वो आपके सामने नहीं होगा कभी भी आप पढ़ नहीं सकते कि उस पर क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन उस सतह पे परपेंडिकुलर होती है बाहर की तरफ। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने सबसे बेहतरीन मिसाल तो ये बोर्ड है। बोर्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो एरिया वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? आपकी तरफ है, नॉर्मल। और चूंकि इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है तभी तो बोर्ड नज़र आ रहा है। अगर इस बोर्ड को इस तरह लिटा दिया जाए तो क्या फिर ये नज़र आएगा? इस पर जो कुछ लिखा जाएगा आप तो नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि बोर्ड का रकबा आपके सामने होगा एरिया, तब आपको दिखाई देगा कि इस पर क्या गुफ्तगू की जा रही है, क्या लिखा जा रहा है। तो बस ये साबित हो गया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसके बारे में क्या ख्याल है?
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो वेक्टर है ही है, इस पर तो हम गुज़श्ता कई लेक्चर्स में गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन फोर्स के साथ होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अच्छा एरिया को हम अमूमन यूँ शो करते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह ये एरिया बनाया ना हमने, सपोज दिस इज़ अ यूनिट एरिया, ये एरिया की डायरेक्शन भी डायग्राम से भी समझ लेना इसे, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी। अगर एरिया इस तरह से रखा हुआ है फर्ज कर नहीं हूँ, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ। तो ये एरिया इस तरह से रखा हुआ है, अभी मेरे पास बुक कॉपी अभी नहीं है सामने, ऐसे रखा हुआ है एरिया, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, याद रखिए इस तरह से बाहर की तरफ है। तो वहाँ कोई होगा तो उसको नज़र आएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, साथ की सतह पे क्या हो रहा है। इज डेट क्लियर। तो इसको एन कैप से शो करते हैं, दिस इज़ एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और एन कैप इसका यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा इसको यूनिट नॉर्मल भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर तो ये है ही, लेकिन चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है एरिया पर, एरिया की सतह पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको यूनिट नॉर्मल कहते हैं। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो किसी सतह पर परपेंडिकुलर हो उसको यूनिट नॉर्मल भी कहा जाता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई ताकत होती है, जिसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। कहाँ ताकत ज़्यादा होती है, चार्ज बॉडी के नज़दीक ज़्यादा होती है। जैसे आप चार्ज बॉडी से दूर हटते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी, जाहिर सी बात। अगर आपने तसव्वुर कर लें, हमने चार्ज बॉडी बना के भी एक्सप्लेन किया था, हम चार्ज प्लेट बना के एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दिस इज और चार्ज प्लेट, कि ये क्या है, एक चार्ज प्लेट है। ओके, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सामने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कहाँ ज़्यादा होगी, जो नज़दीक के एरिया यहाँ पे ताकत ज़्यादा होगी। आपको याद है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट में हमने तफसील से बात की थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर बड़ा बनेगा। जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे क्या होगा, वेक्टर छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जाती है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इन वेक्टर से शो किया जाता है। इस तरह और भी बहुत सारी लाइंस होंगी, नहीं कम होती जाएगी, यहाँ पे भी होंगी, अब बहुत सारी होंगी, यहाँ पे भी होंगी, कम होती जा रही, इधर भी होंगी। यानी अगर हम इसको बनाने आए ना तो ये लाइंस एक दूसरे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। डिस्टिंग्विश एक इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि लाइंस एक दूसरे के साथ इतनी क्लोज होती हैं कि इनको आपस में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी इनके दरमियान फ़र्क कायम करना मुश्किल हो जाता है। इसी इस्तिलाह को समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम क्या करेंगे, बड़ा आसान सा काम है। यहाँ पे आप एक किसी भी पॉइंट पर आप एक यूनिट एरिया बनाइए। क्या बनाए, यूनिट एरिया। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक यूनिट एरिया बनाया। याद रहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस हर पॉइंट पर मौजूद है। मैं इसको डायरेक्ट ही बना देता हूँ। ओके, आगे जाके कमज़ोर होती चली जाएगी। असल में इस तरह से होता है। हमने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें कि इस पॉइंट पर हमें जो है वो मालूम करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ताकत क्या है। तो हम यहाँ पे एक एरिया बनाएंगे। इज दैट क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो ताकत होगी, हम ये मान लेंगे कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इस यूनिट एरिया से पास हो रही हैं, इस यूनिट एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं इस पॉइंट पर, वही असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। फिर से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर बात करनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या, तो यहाँ पे आप एक यूनिट एरिया बनाएं। क्या बनाएं, यूनिट एरिया बनाइए, और इस यूनिट एरिया पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू वही मानी जाएगी जितनी इससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इससे जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मानी जाएगी। नहीं समझे, मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो हमने यूनिट एरिया बनाया है, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है, फ़र्ज़ करें 5 न्यूटन पर कूलम। कितनी है, 5 न्यूटन पर कूलम। तो अब हम मान लेंगे कि इस यूनिट एरिया से कितनी लाइन गुजरेंगी, 5 इलेक्ट्रिक लाइन गुजरेंगी। कितनी, 5। अच्छा, अगर ये एरिया हम पीछे ले आए, अगर हमें यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो रहे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है तो फिर यहाँ पे भी एक एरिया बनाइए। उसी तरह यूनिट एरिया बनाना है आपने। क्या बनाना है, यूनिट एरिया।
अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी, तो पता है ना ऐसे चार्ज बॉडी से दूर हटते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फर्ज कर लें 5 न्यूटन से कम होकर यहाँ पे 3 न्यूटन पर कूलम हो गई। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 3 इलेक्ट्रिक लाइन्स पास थ्रू दिस यूनिट एरिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आगे चल के मजीद। अगर फर्ज कर लें हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर, तो फिर यहाँ पे फिर यूनिट एरिया बनाइए। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम है, कितनी? तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इस यूनिट एरिया से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक लाइन पास होगी। अगर आपको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे फिर यूनिट एरिया बनाइए। अब बताइए यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी? ये तो फील्ड से बाहर चले गए ना, यहाँ तो फील्ड कमज़ोर होते 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 दम तोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यहाँ ख़त्म हो गई। कभी आपने ट्रेन पे सफ़र किया है? किया होगा, जिन्होंने किया है तो वो शायद इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर आपने ट्रेन पे सफ़र किया, रात का टाइम हो और कोई ऐसी जगह से आप गुज़र रहे हो जो जंगल वाला एरिया हो, और उसमें दूर कहीं आपको किसी झोपड़ी के बाहर कोई बल्ब नज़र आ रहा हो जलता हुआ, जब आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे होंगे, उस बल्ब को देखिए आप खिड़की से बाहर, तो आपको बल्ब करीब है, चूँकि रोशन नज़र आएगा। लेकिन जैसे से आप उस बल्ब से दूर हटते जाएंगे तो क्या होगा? वो जो रोशनी की शिद्दत है, ऐसा ऐसा उस बल्ब तो नज़र आ रहा है आपको, सामने ही है। ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है कि बल्ब आपके सामने ही है, लेकिन उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ तक कि आप इतना दूर चले गए उस बल्ब से कि अब आपको बल्ब तो होगा वहाँ पे, लाइट भी जल रही होगी, लेकिन लाइट नज़र नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे क्या होती जाएगी? कमज़ोर होती जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ख़त्म। अब यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ख़त्म, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी? जब इंटेंसिटी नहीं तो कहे कि इलेक्ट्रिक लाइन, फिर से कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी। इज डेट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो याद रहे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो ताकत है वो आप मालूम कर सकते हैं। वहाँ पर यूनिट एरिया पुट करें, एक यूनिट एरिया लगाएं, और उससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स वो फोर्स पास हो रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मानी जाएगी। या फर्ज कर लें 5 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं तो 5 न्यूटन पर कूलम है, और अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी 3 न्यूटन पर कूलम है तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी। यानी तस्वीर के दो रुख हैं, किसी तरफ से भी देख लीजिए। या तो आप इंटेंसिटी रख कर इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद मालूम कर लें, या इलेक्ट्रिक लाइन्स रख कर इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लें, बात तो एक ही। इज डेट क्लियर? अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर यहीं कहीं जगह नहीं है, यहाँ पर प्लेट बढ़ानी पड़ेगी। फर्ज कर लें हमने यूनिट एरिया लगाया, और यहाँ से सब फर्ज कीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइन्स पास हो रही हैं इस यूनिट एरिया से। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? 6 न्यूटन पर कूलम होगी। नहीं समझे बात को? फिर आपने एक यूनिट एरिया बनाया और यहाँ पर देखा कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी? 2 न्यूटन पर कूलम होगी। फिर फ़र्ज़ कर लें, बस ये समझें, अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कूलम, कितनी है इस मकाम पर? ये प्लेट नीचे तक बना सकते हैं आप, वो असल में दोबारा नहीं बनाना चाह रहा। इंटेंसिटी इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप एक यूनिट एरिया बनाइए, तो इससे कितनी लाइन पास होंगी? फिर 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होंगी। इज डेट क्लियर? आप गिन लीजिए, 10 न्यूटन पर कूलम है तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होंगी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब उसकी तारीफ हम बाकायदा बयान करेंगे। वो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके पास नोटबुक और कॉपी है तो निकालिए और लिखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसको मिटाना ही पड़ेगा। बोर्ड रंगीन हो गया। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through
unit area held normal to the electric field. नॉर्मल का मतलब हमने क्लास के आगाज़ में डिस्कस कर लिया, नॉर्म परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री के हिसाब पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं कि यूनिट एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो जाएं तो डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अच्छा यूनिट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे इसका, और दूसरा ये है कि इसको वेबर यूनिट लिख लें। इसका जो यूनिट है इट्स SI यूनिट इज़ वेबर। क्या मतलब हुआ, बात बिल्कुल आसान है। अगर किसी एरिया से 5 लाइनें गुजर रही हैं तो फ्लक्स 5 वेबर का होगा, 10 लाइनें गुजर रही हैं तो फ्लक्स 10 वेबर का होगा, 2 लाइनें गुजर रही हैं तो फ्लक्स 2 वेबर का होगा। तो जितनी लाइन्स हैं उतनी वेबर का फ्लक्स कहलाता है। वो तो खैर आसान सी बात है। अब इसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फार्मूला ये है, बहुत आसान फार्मूला है। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन ये है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उस एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद पता चल जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाता है। ये इसका फार्मूला है मैथमेटिकली। द डॉट प्रोडक्ट, याद है ना आपको, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा नाम, इसको इसे शो करते हैं, याद है ना, एंड द एरिया गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कैसे लिखेंगे इसे, डेट इज, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बराबर होगा किसके, ई डॉट ए के। इंटेंसिटी का आप एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखना, टाइम चेक करना पड़ेगा। क्या करना है आपने, जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको फ्लक्स मालूम करना है तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, किसके साथ, एरिया के साथ। और याद रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, वो तो पता ही है हम लोगों को। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पर, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी और एरिया का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो जो क्वांटिटी नहीं आएगी तीसरी वो स्केलर होगी। इस पर तफसील से बात चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई इंटेंसिटी और ए कौन है, एरिया है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इस बात को थोड़ा सा और समझिए कि क्या कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है हमारा, सिंध बोर्ड है, याद रहे। ये जो है टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंध बोर्ड। अब पहले भी हमने कहा है कि बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे वो सिंध बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, वो बम्बई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, जापान का कोई बोर्ड हो, यूरोप का कोई बोर्ड हो, जहाँ कहीं भी हिंदी और उर्दू बोली और समझी जाती है तो टॉपिक तो वही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कहीं भी जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी डेफिनेशन वही होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे एरिया बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एरिया बनाया, ठीक है। तो जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें आप, स्पेशल केसेस के नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, जाहिर सी बात। दिस इज़ एरिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक एरिया है ए, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो ये एरिया यूँ रखा गया तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस जानिब होगी, ऐसे ही ना भाई, ओके। अब आप एक काम करें, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। लाइंस की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखना पड़ेगा ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रिक लाइंस भी इससे पास हो रही होंगी, नहीं। अब ये काम तो हम अंदाजे से कर रहे हैं रफली, हम यहाँ गिन नहीं रहे लाइनों को, याद रहे। तो ये कौन है जो आपने बनाई है, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं।
या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसके कॉन्सेप्ट पे अभी हमने गुफ्तगू कर ली तफसील से। तो आपको क्या मालूम करना है कि एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो उसके लिए फिर वो फार्मूला आपके सामने मौजूद है। क्या करेंगे, इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये काम करना पड़ेगा, इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। जब इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, याद करें, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने पढ़ा था, तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए का फार्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ई डॉट ए ई ए कॉस थीटा। थीटा किसके दरमियान एंगल होता है, वेक्टर ए और बी के दरमियान। यहाँ पे थीटा एंगल इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान होगा। तवज्जो रहे, किसके दरमियान होगा, इंटेंसिटी और मक्खी आ गई थी, इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान होगा एंगल थीटा। नहीं समझे बात को, ओके। तो आप बताइए इस केस में एंगल थीटा कितना है। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एरिया और ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन इंटेंसिटी के साथ है। तो एंगल कितना हो गया, 0। याद रहे कि यहाँ पे जो एंगल थीटा आपने लिया है वो इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान नहीं है, बल्कि इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया की डायरेक्शन एन कैप बी इसी तरफ है, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो एंगल 0 बन गया। तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा फिर, 0। तो देखें क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू सब पूरी दुनिया को पता है क्या होती है, 1। नहीं तो कैलकुलेटर उठाइए, कॉस लिखिए, 0 लिखिए और निकाल लें, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 की जगह 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए। आप गौर करें कि अहम नुक्ते की तरफ जा रहे हैं हम लोग, टाइम हमारे पास शायद बहुत कम रहेगी है, चलिए कोशिश करते हैं 2-3 मिनट में हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है इंटेंसिटी इंटू एरिया, यानी ये इंटेंसिटी से मुराद इलेक्ट्रिक लाइंस, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, एरिया के साथ। जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद कैसे हासिल होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपने जो है चार्ज प्लेट्स रखी हुई हैं, एक चार्ज प्लेट है जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल देंगे, और सामने आपने एरिया रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि जो एरिया है इसकी जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी सपोज़ 5 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, 5 और 5, बल्कि 5 ले लें, इसको 7 ले लें, चलें, हालांकि लेते यूनिट एरिया है, लेकिन चले बहरहाल 5 ले लिया, इसको 7 ले लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया बताएं कितना होगा, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, एरिया का फार्मूला ये होता है लंबाई ज़रफ चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 5, ब्रेथ 7 ले लिया हमने चौड़ाई, 5 7 का क्या हो जाएगा 35। तो इसका मतलब है कि 35 है, तो इससे फिर कितनी लाइंस गुजरेंगी, इस एरिया से कितनी लाइंस पास होंगी, क्योंकि इसका एरिया 35 है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि इससे 35 इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी। तो यहाँ पे एरिया की जगह क्या लगा दें, बोलिए 35। फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, आपने कहा कि इससे 35 इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी। तवज्जो रहे, कितनी भाई, 5 सेंटीमीटर है, 7 है, एरिया हो गया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सामने जो चार्जेस हैं वो भी 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, 1 सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस रखे हुए हैं। तो हर चार्ज से एक इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, फ़र्ज़ करें, तसव्वुर करें, तो इससे कितनी लाइन पास होंगी, 35 इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी। तो 35 कौन है, दिस इज़ द एरिया, और साथ में कौन है, ई। तो एरिया को बाद में लिख लें, ई को पहले लिख लें, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद पता चल जाएगी जो एरिया से पास होगी। ओके, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके 2 स्पेशल केसेस में, पहला तो समझ लो हो ही गया, दोबारा कर लेंगे कि अगर एरिया परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और दूसरे स्पेशल केस में देखेंगे अगर एरिया पैरेलल टू द फील्ड हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।